आज की हमारी पड़ताल का विषय हमारे अस्तित्व के बिल्कुल मूल से जुड़ा है। आखिर हम मतलब सभी जीव बने किस चीज से हैं? क्या एक इंसान और उसके पैरों के नीचे की जमीन, क्या वो एक ही चीज से बने हैं? हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि अगर हम किसी भी जीव को लें, चाहे वो एक पौधा हो या जानवर का कोई ऊतक, और दूसरी तरफ कोई निर्जीव चीज जैसे धरती की पपड़ी का एक टुकड़ा, जब आप दोनों का रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो आपको जो तत्वों की सूची मिलेगी वो लगभग एक जैसी ही होगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब दोनों में मौजूद है। एक मिनट। अगर तत्व वही है तो फिर इतना फर्क क्यों है? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मतलब एक पत्थर और एक इंसान में जमीन आसमान का अंतर है, और आप कह रहे हैं कि दोनों एक ही मसाले से बने हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, और यहीं पर असल खेल शुरू होता है। फर्क तत्वों में नहीं है, फर्क है उनके अनुपात में, उनकी मात्रा में। स्रोत की एक तालिका दिखाती है कि किसी भी जीव के शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो धरती की पपड़ी की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर धरती की पपड़ी में कार्बन सिर्फ 0.03% है, जबकि एक इंसान के शरीर में ये 18.5% है। और यहीं से जीवन की कहानी शुरू होती है, कार्बन के यौगिकों से, जिन्हें हम जैव अणु कहते हैं। तो ठीक है, मतलब ये अनुपात का खेल है। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है? मेरा मतलब है, हम किसी कोशिका के अंदर झांककर ये कैसे पता लगाते हैं कि उसमें क्या-क्या है? ये तो किसी जासूसी जैसा काम लगता होगा। इसकी कोई खास विधि है क्या? बिल्कुल, और ये विधि किसी किचन रेसिपी जैसी ही है, बस थोड़ी ज्यादा वैज्ञानिक है। स्रोत बताते हैं कि आप कोई भी जीवित ऊतक ले लीजिए, जैसे पानक का पत्ता या जिगर का टुकड़ा। उसे एक खरल और मूसल में एक खास तरह के एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ डालकर खूब पीसा जाता है। इससे एक गाढ़ा घोल, या कह लीजिए एक चटनी जैसी स्लरी तैयार हो जाती है। अच्छा, तो पहले उसे एसिड के साथ पीस लिया। उसके बाद क्या उसे छानते? एकदम सही। उसे फिर एक महीन कपड़े जैसे चीज क्लॉथ होता है, उससे छाना जाता है। अब हमें दो हिस्से मिलते हैं। पहला हिस्सा जो एसिड में घुल जाता है और छनकर नीचे आ जाता है, उसे तकनीकी भाषा में कहते हैं निस्यंद या फिल्ट्रेट। और दूसरा हिस्सा जो नहीं घुलता और कपड़े पर ही रह जाता है, वो है धारित या रिटेंटेट। समझने के लिए हम इन्हें घुलनशील हिस्सा और अघुलनशील हिस्सा कह सकते हैं। जीवन के हजारों रहस्यमयी अणु वो इन्हीं दो हिस्सों में छिपे होते हैं। एक मिनट, ये तो कार्बन वाले अणुओं की बात हुई, पर हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है या हमारे खून में जो लोहा है, उन अकार्बनिक तत्वों का क्या? क्या वो इस एसिड में गायब हो गए? बहुत अच्छा सवाल है। उनके लिए एक अलग और थोड़ी विनाशकारी विधि अपनानी पड़ती है। इसमें हम ऊतक का एक टुकड़ा लेते हैं, उसे पूरी तरह सुखाते हैं ताकि सारा पानी उड़ जाए। इसे उसका शुष्क भार कहते हैं। फिर उसे जला दिया जाता है। जला दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से राख बना देते हैं? जी हाँ, पूरी तरह। जब हम उसे जलाते हैं तो सारे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन होता है वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और भाप जैसी गैस बनकर उड़ जाते हैं। आखिर में जो बचता है वह है सिर्फ एक चुटकी भस्म, मतलब राख। और उसी राख में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और फॉस्फेट जैसे जरूरी अकार्बनिक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब दो ढेर हैं, एक जो एसिड में घुल गया और दूसरा जो नहीं घुला। चलिए पहले उस घुले हुए छने हुए हिस्से की तलाशी लेते हैं। उसमें क्या खजाना छिपा है? स्रोत बताते हैं कि इन्हें सूक्ष्म अणु कहते हैं। हाँ, इन्हें सूक्ष्माणु या माइक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं। इनका अणुभार होता है 18 से 800 डाल्टन के बीच। अब ये डाल्टन बस अणुओं को तौलने की एक इकाई है, जैसे हम सब्जी किलो में तौलते हैं। समझने के लिए, पानी का एक अणु करीब 18 डाल्टन का होता है। तो ये सूक्ष्म अणु पानी से लेकर उसके करीब 40-50 गुना तक भारी हो सकते हैं। और इस खजाने में सबसे पहले मिलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ये नाम तो मैंने बहुत सुना है। ये प्रोटीन बनाने वाले ब्लॉक्स हैं, है ना? बिल्कुल, ये प्रोटीन की बुनियादी इकाई हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर एक अमीनो समूह जो क्षारीय होता है
और एक कार्बोक्सिल समूह जो अम्लीय होता है जुड़ा होता है। लेकिन इनकी असली खासियत है इनका आर समूह, जो एक तरह का साइड चेन है और हर अमीनो एसिड में अलग होता है। इसी की वजह से कोई अमीनो एसिड अम्लीय होता है, कोई क्षारीय तो कोई उदासीन। सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड, ये तो कमाल है। मतलब जैसे हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से लाखों शब्द और अनगिनत किताबें लिखी जा सकती हैं, वैसे ही प्रकृति इन सिर्फ 20 अमीनो एसिड से कोलेजन जैसे रस्से से लेकर इंसुलिन जैसे संदेशवाहक तक सब कुछ बना लेती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही प्रोटीन की असली शक्ति है। ये क्रम ही सब कुछ तय करता है। एक भी अमीनो एसिड अगर गलत जगह जुड़ जाए तो पूरी कहानी बदल सकती है। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारी में होता है, जहां सिर्फ एक अमीनो एसिड के बदलने से लाल रक्त कोशिका का पूरा आकार ही बदल जाता है। कभी जिक्र है, हम हमेशा सुनते हैं कि फैट से दूर रहो, पर यहाँ तो ये जीवन के खजाने में शामिल है। लिपिड की कहानी बहुत दिलचस्प है। रासायनिक रूप से ये ज्यादातर वसा अम्ल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। वसा अम्ल एक लंबी कार्बन की चेन होती है। ये चेन या तो सीधी हो सकती है, जिसे हम संतृप्त या सैचुरेटेड फैट कहते हैं, या फिर इसमें कहीं कहीं मोड़ हो सकते हैं, जिन्हें असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। कुछ लिपिड और भी जटिल होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, जिनमें फॉस्फोरस भी होता है। लेसिथिन इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो हमारी हर कोशिका की झिल्ली या बाहरी दीवार बनाता है। और यहाँ कुछ और जटिल नाम भी हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये नाम सुनते ही दिमाग में डीएनए और आरएनए की घंटी बजने लगती है। इन्हें थोड़ा आसान करके समझाएंगे? जरूर। यहां हम अपने आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। इसे आप लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक नाइट्रोजन वाला क्षार, जिसे बेस कहते हैं, एक 5 कार्बन वाली शर्करा मतलब शुगर, और एक फॉस्फेट समूह। जब सिर्फ क्षार और शर्करा जोड़ते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब इस जोड़ी से एक फॉस्फेट समूह भी आकर जुड़ जाता है तो ये तिकड़ी न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और फिर यही न्यूक्लियोटाइड एक लंबी चेन में जुड़कर हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए और आरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब थे छोटे खिलाड़ी, लेकिन असली ताकत तो उस बचे हुए न घुलने वाले हिस्से में होगी, है ना? मुझे यकीन है कि जीवन की बड़ी बड़ी मशीनें वहीं मिलेंगी। स्रोत इन्हें वृहद जैव अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहता है। बिल्कुल, ये वर्गीकरण पूरी तरह से अणुभार पर आधारित है। इस अघुलनशील हिस्से में वो अणु मिलते हैं जिनका अणुभार 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। इनमें मुख्य रूप से 3 बड़े खिलाड़ी हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, और पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च। प्रोटीन, जैसा हमने अभी बात की, अमीनो एसिड के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं, पर ये समबहुलक नहीं होते जहां एक ही चीज बार बार दोहराई जाए, बल्कि विषम बहुलक होते हैं, क्योंकि ये 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। 1 मिनट, यहीं पर एक पेज है। मेरे स्रोतों के अनुसार लिपिड का अणुभार तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता, यानी वे तकनीकी रूप से सूक्ष्म अणु हैं। तो फिर वे इस बड़े अणुओं वाले ढेर में क्या कर रहे हैं? क्या हमारे प्रयोग में कोई गड़बड़ हो गई? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब किसी रहस्य से कम नहीं है। नहीं, प्रयोग में कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसका जवाब उस प्रक्रिया में ही छिपा है जिससे हमने इन अणुओं को अलग किया था। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपने तेल और पानी को मिक्सी में खूब तेज चला दिया हो। क्या होगा? गलती। तो छानने पर ये बड़े अणुओं के साथ ही ऊपर रह जाती हैं। तो ये उनके बड़े होने का सबूत नहीं है, बल्कि उनके अड़ियल और अघुलनशील होने का नतीजा है। अच्छा, तो जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मतलब लिपिड है तो छोटे, पर अपनी जिद की वजह से बड़ों की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इससे जुड़ा एक और वर्गीकरण स्रोतों में दिया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज। अब ये उपापचयज या मेटाबोलाइट्स क्या है? हमारे शरीर में हर पल हजारों रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं को मिलाकर उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन क्रियाओं में बनने वाले या इस्तेमाल होने वाले अणुओं को उपापचयज या मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राथमिक उपापचयज वो अणु हैं जिनकी भूमिका हमें सीधे सीधे पता है, जैसे एमिनो एसिड, शर्करा, फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स। इनके बिना जीवन की गाड़ी चली नहीं सकती। और द्वितीयक? सेकेंडरी। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये शायद इतने जरूरी नहीं है, मतलब इनके बिना भी काम चल जाता होगा। यही तो मजा है। जब हम पौधों, कवक या सूक्ष्म जीवों को देखते हैं तो हमें प्राथमिक के अलावा हजारों और यौगिक मिलते हैं, जैसे अल्कलॉइड जिसमें मॉर्फिन और कोडीन आते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, तरह तरह के मसाले
इत्र, रंग और एंटीबायोटिक्स। इन्हें ही द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। उन जीवों के लिए उनकी क्या सीधी भूमिका है, ये अक्सर एक पहेली होती है। लेकिन हमारे लिए मॉर्फिन दुनिया की सबसे असरदार दर्द निवारक दवाओं में से है। तो उस पौधे के लिए वो सेकेंडरी हो सकता है, हमारे लिए तो वो प्राइमरी से भी ज्यादा जरूरी है। मतलब एक जीव का कचरा दूसरे जीव का खजाना हो सकता है। वाह! इसका मतलब मेरी सुबह की चाय में जो इलायची की खुशबू है वो उस पौधे का द्वितीयक उपापचयज है। मैं तो उसे सिर्फ एक मसाला समझती थी, पर असल में वो एक जटिल रसायन है जिसके बनाने का असली मकसद हमें शायद पता भी नहीं। ये तो ऐसा है जैसे हम पौधों और उनके पर्यावरण के बीच की कोई गुप्त रासायनिक बातचीत सुन रहे हैं और हमने उनके शब्दों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। बहुत खूबसूरत उपमा है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हम नहीं जानते कि एक फंगस पेनिसिलिन क्यों बनाता है, शायद दूसरे बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए, पर हमने उसका इस्तेमाल करोड़ों जानें बचाने के लिए किया है। ये प्रकृति की एक विशाल प्रयोगशाला है। चलिए अब वापस प्रोटीन पर आते हैं। आपने उन्हें जीवन के कर्मयोगी कहा था। हमने ये तो जान लिया कि वे 20 अक्षरों की वर्णमाला से बने हैं, पर वे असल में करते क्या-क्या हैं? वे लगभग सब कुछ करते हैं। स्रोत की तालिका कुछ बेहतरीन उदाहरण देती है। कुछ प्रोटीन संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं, जैसे कोलेजन। यह जानवरों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है और ये हमारे ऊतकों को मजबूती देने वाले रस्से की तरह काम करता है। और कुछ एक्शन में भी होते होंगे? बिल्कुल। कई प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन जो हमारे पेट में भोजन को तोड़ने का काम करता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन जो हमारे शरीर में शुगर के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। प्रतिजीवी यानी एंटीबॉडी वो भी प्रोटीन है, हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ते हैं। एक मिनट, आपने कहा है कि एंटीबॉडी भी प्रोटीन है और एंजाइम भी, लेकिन एक एंटीबॉडी तो किसी वायरस से चिपककर उसे लॉक कर देती है, जबकि एक एंजाइम किसी चीज को तोड़ देता है। ये एक ही तरह की चीज यानी प्रोटीन इतने अलग-अलग काम कैसे कर लेती है? ये तो ऐसा है जैसे एक ही ईंट से दीवार भी बन रही है और खिड़की का शीशा भी। बहुत बढ़िया सवाल है। इसका राज उनकी 3D संरचना में छिपा है। उनके आकार में अमीनो एसिड की लंबी चेन बनने के बाद वो एक खास तरीके से मुड़कर एक अद्वितीय 3D आकार ले लेती है, जैसे कागज का एक हवाई जहाज। वही आकार तय करता है कि वो प्रोटीन क्या काम करेगा। एक ताले में जैसे सही चाबी फिट होती है, वैसे ही हर प्रोटीन का आकार उसके काम के लिए एकदम सटीक होता है। इसीलिए कोई प्रोटीन रस्सा बनता है, कोई कैंची मतलब एंजाइम और कोई सिग्नल जैसे हार्मोन। तो आज हमने ये समझा कि हम और हमारी धरती एक ही तत्वों से बने हैं, पर जीवन का जादू अनुपात और व्यवस्था में छिपा है। हमने ये भी देखा कि कैसे वैज्ञानिक किसी जासूस की तरह कोशिका के अंदर के अणुओं को अलग-अलग करते हैं और कैसे लिपिड जैसे छोटे अणु अपनी अघुलनशील प्रकृति के कारण बड़ों की महफिल में जा बैठते हैं। और हमने द्वितीयक उपापचयों की रहस्यमयी दुनिया की भी एक झलक देखी। वे अणु जिन्हें पौधे और कवक शायद अपने बचाव या संवाद के लिए बनाते हैं, वे अनजाने में हमारे लिए दवाइयों और मसालों का खजाना बन गए हैं। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। पॉलीसैकेराइड्स, ये शुगर मॉलिक्यूल्स यानी शर्करा की लंबी लंबी मालाएं हैं। हमारे दस्तावेजों में कपास का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। हम जो कॉटन पहनते हैं या जिस कागज पर लिखते हैं वो असल में सेल्यूलोज है, जो एक पॉलीसैकेराइड है। हाँ, और सेल्यूलोज एक समबहुलक यानी होमोपॉलीमर है। ये फैंसी शब्द सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए आपके पास सिर्फ एक ही तरह की मोती है, मान लीजिए नीले रंग की, और आप उससे एक लंबी माला बना रहे हैं। बस वही होमोपॉलीमर है। सेल्यूलोज ग्लूकोज नाम की एक ही मोती को हजारों बार दोहराकर बनता है। और इसी वजह से ये इतना मजबूत होता है कि पौधों की पूरी सेल वॉल बना देता है। ये तो हुई ढांचे की बात, लेकिन एनर्जी स्टोरेज का क्या? पौधों में तो स्टार्च होता है और हम जानवरों में ग्लाइकोजन। दस्तावेज कहते हैं कि ग्लाइकोजन की संरचना बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, यानी शाखाओं वाली होती है। इसका कोई खास मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। ग्लाइकोजन की ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इसे एक बेहतरीन क्विक रिलीज एनर्जी सोर्स बनाती है। इसे प्रकृति का इमरजेंसी एनर्जी बार समझिए। जब आपको अचानक किसी चीज से डरकर भागना पड़ता है तो आपके मसल्स को तुरंत एनर्जी चाहिए। इस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर की वजह से आपका शरीर
एक साथ कई सिरों से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तोड़कर फटाफट एनर्जी हासिल कर सकता है। ओह, अगर ये सीधी लड़ी होती तो एक बार में एक ही सिरा टूटता और प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता। वाह, तो स्ट्रक्चर सीधे सीधे फंक्शन से जुड़ा है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, स्कूल में सिखाते थे कि स्टार्च पर आयोडीन डालो तो वो नीला हो जाता है, पर चीनी या कॉटन पर डालने से ऐसा नहीं होता, क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब भी स्ट्रक्चर में ही छिपा है। स्टार्च के अणु एक स्प्रिंग की तरह एक हेलिकल यानी कुंडलीबार शेप में मुड़े होते हैं। जब आप आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स उस स्प्रिंग के अंदर जाकर फंस जाते हैं, और जब वो फंसते हैं तो वो नीला रंग दिखाते हैं। होती है, उसमें कोई स्प्रिंग है ही नहीं जिसमें आयोडीन फंस सके, इसलिए कोई रंग नहीं। इट मेक्स सो मच सेंस नाउ। एग्जैक्टली। और सिर्फ पौधे ही नहीं, कीड़े मकोड़ों का जो बाहरी सख्त खोल यानी एक्सोस्केलेटन होता है, वो भी काइटिन नाम के एक पॉलीसैकेराइड से ही बना है। तो प्रकृति ने एक ही बेसिक आइडिया यानी शुगर की माला को इस्तेमाल करके कितने अलग अलग काम किए हैं, मजबूत ढांचे से लेकर इंस्टेंट एनर्जी तक। तो ये शुगर की मालाएं हमें ढांचा और ऊर्जा देती हैं, लेकिन शरीर को ये कैसे पता चलता है कि इन्हें कब और कैसे बनाना है? इन सभी कामों के लिए इंस्ट्रक्शंस कहीं तो लिखे होंगे। मुझे लगता है यहीं पर हमारे अगले जॉइंट मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स शहर की इमारतें और फैक्ट्रियां हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए उस शहर का पूरा आर्किटेक्चरल प्लान और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स की माला थे, वैसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स नाम की इकाइयों की माला है। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस। आपने जरूर सुना होगा ATCG, यानी एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। और यहीं पर डीएनए और आरएनए का फर्क आता है ना, एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और दूसरे में राइबोज। ये तो बहुत छोटा सा केमिकल फर्क लगता है। क्या इतने छोटे से अंतर से उनके काम में इतना बड़ा फर्क आ जाता है? मतलब डीएनए पूरी लाइब्रेरी है और आरएनए सिर्फ एक किताब की फोटोकॉपी जिसे हम काम करने के लिए लैब में ले जाते हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, और उस छोटे से आणविक अंतर का ही ये सारा खेल है। डीएनए में जो एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, वो उसे और ज्यादा स्टेबल बनाता है। ये जरूरी भी है, क्योंकि ये मास्टर ब्लूप्रिंट है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी मास्टर कॉपी पर आसानी से दाग धब्बे लगें या वो फट जाए। उसे करोड़ों सालों तक सुरक्षित रहना है। और आरएनए? आरएनए एक वर्किंग कॉपी है। उसे स्टेबल होने की नहीं, बल्कि वर्सेटाइल और एक्सेसिबल होने की जरूरत है। वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, सेल की मशीनरी तक निर्देश ले जाता है, और काम पूरा होने के बाद उसे रिसाइकिल कर दिया जाता है। तो वो छोटा सा आणविक अंतर ही एक को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए और दूसरे को शॉर्ट टर्म वर्क के लिए परफेक्ट बनाता है। कमाल है। तो हमारे पास ढांचा है, पॉलीसैकेराइड्स, हमारे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, न्यूक्लिक एसिड्स, लेकिन वो कौन है जो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर असल में सारा काम करते हैं? फैक्ट्री के फ्लोर पे असली वर्कर्स कौन है? वो है प्रोटीन्स, जीवन के सबसे वर्सेटाइल, सबसे हार्ड वर्किंग मॉलिक्यूल्स। अगर जीवन एक नाटक है, तो ज्यादातर किरदार प्रोटीन्स ही निभा रहे हैं। ये ढांचा भी बनाते हैं, सामान भी ढोते हैं, संदेश भी पहुंचाते हैं और लड़ते भी हैं। दस्तावेज इन्हें विषम बहुलक यानी हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। ये समबहुलक से अलग कैसे हैं? अगर सेल्यूलोज सिर्फ एक ही तरह की नीली मोतियों से बनी माला थी, तो प्रोटीन 20 अलग-अलग रंग और आकार की मोतियों से बनी एक जटिल माला है। ये 20 अलग-अलग मोतियां हैं अमीनो एसिड्स, और क्योंकि ये 20 अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल कर सकता है, तो उनकी कॉम्बिनेशंस की कोई सीमा नहीं है। इसी विविधता की वजह से प्रोटीन इतने सारे अलग-अलग काम कर पाते हैं। और इनकी संरचना को 4 लेवल्स में समझा जाता है। पहला है प्राथमिक संरचना, जो बस अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। हाँ, ये वैसा ही है जैसे हम अक्षरों को एक क्रम में लिख के एक शब्द बनाते हैं। प्रोटीन का ये सीक्वेंस ही सब कुछ तय करता है। ये बस एक लंबा धागा है। लेकिन प्रोटीन सिर्फ एक सीधा धागा नहीं होता। यहीं पर द्वितीयक संरचना आती है ना, जहां ये धागा मुड़ना शुरू होता है। बिल्कुल। ये धागा कुछ जगहों पर एक टेलीफोन कॉर्ड की तरह गोल गोल घूमकर कुंडली बना लेता है, जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, या फिर एक कागज के पंखे की तरह मुड़ जाता है। ये लोकल फोल्डिंग है। और फिर आता है तीसरा यानी तृतीयक संरचना। दस्तावेज इसकी तुलना ऊन के एक खोखले गोले से करते हैं। मतलब पूरा का पूरा धागा अपने ऊपर ही लिपटकर एक यूनिक 3D शेप बना लेता है। और ये 3D शेप ही प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में इसी आकार की वजह से प्रोटीन अपना जादू चला पाता है।
अगर ये 3D शेप जरा सा भी बिगड़ जाए तो प्रोटीन एक कागज के हवाई जहाज की तरह है जिसका पंख मुड़ गया हो, वो बेकार हो जाता है। 1 मिनट, अगर 3D आकार ही प्रोटीन के काम के लिए सब कुछ है, तो फिर इस चौथे स्तर यानी चतुष्क संरचना की क्या जरूरत है? दस्तावेज में हीमोग्लोबिन का उदाहरण है, जो खून में ऑक्सीजन ले जाता है। वो 4 अलग-अलग प्रोटीन की मालाओं से मिलकर बना है। ऐसा क्यों? ये सवाल ही प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी का दिल है। हीमोग्लोबिन के मामले में ये 4 सब यूनिट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। जब एक सब यूनिट ऑक्सीजन पकड़ता है तो वो थोड़ा सा अपना शेप बदलता है और अपने पड़ोसियों को इशारा करता है, मैंने ऑक्सीजन पकड़ लिया है, तुम लोग भी तैयार हो जाओ। इससे बाकी सब यूनिट्स के लिए ऑक्सीजन पकड़ना और भी आसान हो जाता है। ये टीम वर्क एक अकेली माला नहीं कर सकती थी। ये कोऑपरेटिव बिहेवियर ही हीमोग्लोबिन को इतना एफिशिएंट बनाता है। वाओ, इट्स लाइक अ मॉलिक्यूलर टीम हडल। यहीं से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लगभग सभी एंजाइम जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस को चलाते हैं वो असल में प्रोटीन्स ही होते हैं। हाँ, एंजाइम वो सुपर वर्कर्स हैं और उनका सीक्रेट वेपन वही तृतीयक संरचना है। प्रोटीन जब ऊन के गोले की तरह मुड़ता है तो उसकी सतह पर कुछ खास जेबें या दरारें बन जाती हैं। इन्हीं जेबों को एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल कहते हैं। और यहीं पर सारा एक्शन होता है। दस्तावेज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का एक उदाहरण है, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुलने में मदद करता है। उसके आंकड़े तो दिमाग हिला देने वाले हैं। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बिना एंजाइम के इस रिएक्शन से 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 200 अणु बनते हैं। सिर्फ 200 1 घंटे में? और एंजाइम की मौजूदगी में? एंजाइम की मौजूदगी में 1 सेकंड में 6 लाख अणु बनते हैं। 1 सेकंड में 6 लाख? इसका मतलब है कि एंजाइम ने रिएक्शन की स्पीड को 10 मिलियन गुना यानी 1 करोड़ गुना बढ़ा दिया। ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे शरीर में लगभग हर प्रक्रिया, हर पल इन एंजाइमों के बिना सचमुच रुक जाएगी। हम इन आणविक मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि एंजाइम रिएक्शन के लिए जरूरी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि किसी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। एंजाइम उस पहाड़ को खोदकर एक सुरंग बना देता है। अब पहाड़ पार करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि तेज बुखार खतरनाक हो सकता है, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हाई टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम, ये प्रोटीन, सचमुच अपना 3D शेप खोने लगते हैं। उनकी वो एक्टिव साइट वाली जेब बिगड़ जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। प्रिसाइजली। बहुत ज्यादा तापमान या पीएच में बदलाव से प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, यानी उसकी संरचना बिखर जाती है। और अगर एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। मुझे हमेशा से ये लॉक इन की वाली एनोलॉजी बताई गई है कि एंजाइम एक ताला है और जिस मॉलिक्यूल पर वो काम करता है वो चाबी है। लेकिन क्या ये थोड़ी ज़्यादा सिंपल नहीं है? क्या एंजाइम सच में इतने कठोर होते हैं या वे थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं? यह एक बहुत ही इंसाइटफुल सवाल है। लॉक-इन की मॉडल शुरुआत के लिए अच्छा है, पर हकीकत उससे थोड़ी ज्यादा डायनामिक है। ज्यादातर वैज्ञानिक अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल को मानते हैं। इसका मतलब है कि जब चाबी सबस्ट्रेट ताले के पास आती है तो ताला भी थोड़ा सा अपना आकार बदलकर चाबी को और कसकर पकड़ लेता है, एक मजबूत हैंडशेक की तरह। ये फ्लेक्सिबिलिटी रिएक्शन को और भी बेहतर बनाती है। और दस्तावेज में इनहिबिटर्स का भी जिक्र है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये तो आणविक स्तर पर धोखेबाजी लगती है। आप इसे धोखेबाजी कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक नकली चाबी की तरह है जो असली चाबी से इतनी मिलती जुलती है कि वो ताले में जाकर फंस जाती है। अब जब नकली चाबी ताले में फंसी है तो असली चाबी अंदर जा ही नहीं सकती और दरवाजा नहीं खुलेगा, यानी रिएक्शन रुक जाएगा। कई दवाइयां बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। वे शरीर में किसी हानिकारक एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये एंजाइम अकेले ही ये सब करते हैं या उन्हें भी मदद की जरूरत पड़ती है? कई एंजाइमों को मदद की जरूरत पड़ती है। वे अकेले अधूरे होते हैं। उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन हेल्पर्स की जरूरत होती है, जिन्हें सहकारक या कोफैक्टर्स कहते हैं। इसे ऐसे सोचिए, एंजाइम का प्रोटीन वाला हिस्सा एपोएंजाइम एक बेहतरीन कार का इंजन है, लेकिन बिना चाबी के वो बेकार है। वो चाबी ही सहकारक है। बिना उसके इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये एनोलॉजी बहुत अच्छी है। तो ये चाबियां कितने तरह की होती हैं? मोटे तौर पर 3 तरह की। कुछ चाबियां प्रोस्थेटिक समूह हमेशा इग्निशन में लगी रहती हैं।
वो इंजन से कसकर जुड़ी होती हैं। दूसरी तरह की चाबियां सह एंजाइम्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर लगाई जाती हैं और काम होते ही निकल जाती हैं। 1 मिनट, दस्तावेज में लिखा है कि कई विटामिन जैसे नियासिन कोएंजाइम्स का जरूरी हिस्सा होते हैं। अच्छा, तो जब डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन की कमी से शरीर में दिक्कतें होती हैं, तो उसका एक मतलब ये है कि हमारी गाड़ियों की चाबियां ही गायब हो गई हैं, हमारे एंजाइम इंजन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, यही वो कनेक्शन है। विटामिन सीधे सीधे हमारी सैकड़ों मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं क्योंकि वो इन कोएंजाइम्स का हिस्सा हैं। और तीसरी तरह के कोफैक्टर्स होते हैं धातु आयन, जैसे जिंक या मैग्नीशियम। ये स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं, जो इंजन को चालू करने की जरूरी छोटी सी चिंगारी देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत का, इन पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की कहानी का सार क्या है? सार ये है कि जीवन आणविक स्तर पर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक नृत्य है। हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज जैसी एक सरल मोती जुड़कर सेल्यूलोज जैसा मजबूत ढांचा या ग्लाइकोजन जैसा इंस्टेंट एनर्जी पैक बना सकती है, और कैसे 20 अलग-अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस से एक सरल धागा बनता है जो फिर खुद ब खुद मुड़कर एक जटिल 3D मशीन यानी एक शक्तिशाली एंजाइम में बदल जाता है। हर मोड़, हर बंधन का एक मतलब है। ये सब कुछ दिखाता है कि कैसे संरचना सीधे तौर पर कार्य को निर्धारित करती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि हमने चर्चा की, दस्तावेज बताते हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना यानी सिर्फ अमीनो एसिड का क्रम ही उसकी अंतिम 3D संरचना को तय करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन रखती है। धागे को पता है कि उसे मुड़कर कौन सा 3D आकार लेना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में अगर हम इस भाषा को पूरी तरह से डिकोड कर लें, तो हम केवल अमीनो एसिड का सही क्रम कंप्यूटर पर डिजाइन करके किसी भी इच्छित कार्य के लिए पूरी तरह से नए एंजाइम और प्रोटीन बना सकते हैं? यही तो सिंथेटिक बायोलॉजी का सपना और भविष्य की चुनौती है। क्या हम ऐसे एंजाइम बना सकते हैं जो हमारे महासागरों से प्लास्टिक को साफ कर सकें, या ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकें? अगर हम अमीनो एसिड के अक्षरों से इच्छित शब्द और वाक्य लिखना सीख गए, तो ये इंसानियत के लिए क्या मायने रखेगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर वाकई में सोचना चाहिए।